एक गांव में सौरभ और सुमन दो भाई बहन रहते थे। उनका कोई नहीं था। माँ बाप कोविड में कोरोना से मर गए थे। गांव में उस समय किसी ने मदद नहीं की। कोविड के कारण सभी उनसे दूर भागते थे। अतः वे गांव से शहर आ गए। कुछ दिन तो भंडारा में खाकर जिंदा रहे। उसके बाद सौरभ रद्दी, कागज, बोतल चुनने का काम करने लगा और सुमन तंबू की एक टेंट में रहने लगी। एक दिन, भैया आज फिर कचरा नहीं मिला? नहीं बहन, कचरा तो मिल गया, लेकिन उतना नहीं जितना मिलनी चाहिए। पता नहीं चल रहा क्या करूं। एक टाइम भी खाना हमें नहीं मिल पा रहा है। हाँ, नुक्कड़ के दुकान वाले ने भी उधार देने से इनकार कर दिया है। ओह, मुसीबत चारों ओर से आती है। हाँ भैया, पीछे वाली पार्लर दुकान खोलने आज एक सुंदर सी आंटी आई थी। बोल रही थी कि ये तंबू हटाना होगा। ओह, फिर तो हमें यहाँ से भी डेरा डंडा हटाना होगा। हाँ भैया, लेकिन बातचीत तो बहुत अच्छा सी की। बोली भले घर की लगती है। फिर बोली कि भैया को लेकर आना। ये अपना कार्ड देकर गई है। कल सुबह ही मैडम से मिलने चलेंगे। कुछ दिन और तंबू रहने दे, ये रिक्वेस्ट करेंगे। दूसरे दिन वे दोनों पार्लर वाली आंटी के यहाँ पहुँचते हैं। एक गली में पुराना सा मकान, जिसकी मरम्मत वर्षों से नहीं हुई थी। सौरभ उसका दरवाजा खटखटाता है। अंदर से आंटी निकलती है। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। मेरा नाम है स्वप्ना घोष। ये मेरे पिताजी का मकान है। मेरा कोई बेटा बेटी नहीं है। मेरे पति भी तुम्हारे माता पिता की तरह कोविड में चल बसे। 3 साल से दुकान भी बंद है। दुकान के मालिक भी बोल दिया है कि खाली कर दीजिए। अरे बहुत बुरा हुआ, अब क्या करेंगी? वही जब मैंने दुकान के आगे तुम लोगों का तंबू देखा तो मैंने सुमन को बोला कि तुम्हारा तंबू कहीं और ले जानी होगी। हम वहाँ से खाली करेंगे। तो फिर दूसरा दुकान देखी है क्या? नहीं, मेरे पास जो भी पैसे थे उनके इलाज और खाने पीने में चली गई। सामान फिलहाल घर पर ही रखूंगी। अगर तुम दोनों चाहो तो यहाँ रह सकते हो। वाह, अभी तक सुना था कि जब भी रास्ता बंद हो जाता है तो भगवान एक रास्ता खोल देते हैं। आप हमें देवी बनकर मिली हो। हाँ आंटी, आज आपको देखकर माँ की याद आ गई। मैं कल शाम को ही सोच रहा था कि मैं तो लड़का हूँ, कहीं भी रह लूंगा, लेकिन मेरी बहन के लिए तो एक रेन बसेरा चाहिए ही। सचमुच आप मसीहा बनकर आई हो। अरे वो बात नहीं है। हमें भी इस मकान में अकेले अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम लोगों के रहने से मुझे भी अच्छा लगेगा। कम से कम मुसीबत में अपना दुखड़ा तो बांट सकेंगे। अब सुमन और सौरभ को सपना घोष का एक सहारा मिल गया था। धीरे धीरे सपना सुमन को ब्यूटी पार्लर का सारा काम सिखा देती है, लेकिन हुनर सीखने के बावजूद पूंजी ना होने के कारण वो घर में ही बैठे थे। एक दिन सौरभ को बोतल चुनते हुए एक विशाल बोतल मिलता है, जिससे वो ठेले पर लाद कर घर ले आया। अरे, इतना बड़ा बोतल कहाँ से मिल गया? वो शहर के बाहर नदी के पास बैठा था तो जाने कहां से तैरते हुए ये बोतल वहां पर आ गया। मैंने ठेले पर लाद कर इसे यहाँ ले आया। कल मार्केट में जाकर इसे बेचूंगा, अच्छा पैसा मिलेगा। अरे नहीं भैया, ये अनोखा बोतल है। इसे अभी छत पर रखवा दो। बाद में इसमें ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। वाह, क्या आइडिया है। बहुत अच्छा सोचा है तुमने सुमन। इसको मॉडिफाई करके बहुत ही शानदार ब्यूटी पार्लर बनाया जा सकता है। हाँ आंटी, इसे हम नदी किनारे ले जाकर ट्रांसपेरेंट फ्लोटिंग ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। सुपर, ग्रेट आइडिया। अगर हम कामयाब हो जाए तो प्लास्टिक बोतल पार्लर पूरे देश में ट्रेंड करेगी। अगर ऐसा है तो इसे हम बेचेंगे नहीं, फिलहाल इसे छत पर ही रखवा देते हैं। लेकिन उन लोगों का दुख अभी दूर नहीं होने वाली थी शायद। उस रात बहुत तेज तूफान आती है और वो बोतल उड़कर न जाने कहां चली जाती है। सुबह में तूफान थमने पर सुमन सबसे पहले छत पर जाकर बोतल देखती है। बोतल ना पाकर जोर से चिल्लाती है, भैया, आंटी, जल्दी ऊपर आओ, छत पर बोतल नहीं है। सौरभ और आंटी दोनों दौड़कर छत पर पहुंचते हैं। सुमन रोने लगती है। सौरभ पूरे मोहल्ले में खोज लेता है, पर बोतल कहीं नहीं मिलता। वापस आकर, लगता है कल तूफान में बोतल उड़कर कहीं चला गया। कोई बात नहीं बहन, अगर नसीब में होगा तो हम लोग उतना ही बड़ा एक बोतल बनवाएंगे
और फिर उसमें पार्लर खोलेंगे। हाँ बेटा, बोतल गया है। तेरा आइडिया तो तेरे पास ही है। हम इसी आइडिया पर आगे काम करेंगे और एक दिन प्लास्टिक बोतल पार्लर खोलने में कामयाब हो जाएंगे, वो भी फ्लोटिंग वाला। मैं जानती हूँ आंटी कि आप लोग हमें सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस परिस्थिति में वो दिन आने में कई साल लग जाएंगे। सौरभ फिर से बोतल रद्दी चुनने को निकल जाता है। उन लोगों की स्थिति दिन प्रतिदिन और भी बदतर होती चली जाती है। एक दिन सौरभ को कुछ भी कचरा नहीं मिल पाता। वो खाली हाथ घर लौटता है। सुमन, ये अपने घर में लाइट क्यों नहीं है? पूरे मोहल्ले में तो लाइट जल रहे हैं। वो बेटा, पैसे नहीं रहने के कारण बिजली का बिल नहीं भर पाए थे, इसलिए आज बिजली वालों ने कनेक्शन काट दिया। हाँ भैया, आज गर्मी भी बहुत है। कुछ सब्जी लेकर आए हो या नहीं? आज घर में सब्जी दाल कुछ नहीं है बनाने के लिए। नहीं, आज कुछ भी कचरा नहीं मिला। आज का दिन ही खराब है। हम लोग का किस्मत ही खराब है। हमारे चलते आंटी की भी किस्मत खराब हो गई। ऐसा नहीं बोलते बच्चे, तुम लोगों के साथ रहकर मैं आज जिंदा हूँ। नहीं तो तेरे अंकल को कोरोना से मरने के बाद कोई भी पड़ोसी मेरे यहाँ झांकने तक नहीं आए। चलो, आज मैं तुम्हें बंगाली खाना खिलाती हूँ। लेकिन घर में तो चावल के सिवाय कुछ भी नहीं है। प्याज, नमक और मिर्चा तो है ना? पानी के साथ मिलाकर हम लोग पंता भात खाएंगे और आज हम लोग छत पर सोएंगे। ऊपर ठंडी हवा चल रही है। वाह आंटी, आपके पास हर समय का हल है। सभी पंता भात खाकर छत पर जाकर सो जाते हैं। आधी रात को जोर से हवा चलने लगता है। तेज तूफान से सभी जाग जाते हैं। भैया, आंटी, उठो, देखो तूफान आया है। उड़ी बाबा, देखो ये बड़ा पेड़ कैसे झूम रहा है, मानो उखड़ जाएगा। अरे भैया, उधर देखो, विशाल पेड़ के बीच में कुछ दिख रहा है। अरे, ये तो वही बड़ा वाला प्लास्टिक बोतल है। बहन, जल्दी हट जाओ, बोतल उड़कर हमारे तरफ ही आ रहा है। बोतल आकर छत पर गिरता है। सौरभ, जल्दी से कपड़ा सुखाने वाली रस्सी से बोतल को बांध दो, कहीं फिर ना उड़ जाए। सुमन, सौरभ फौरन रस्सी से बोतल को बांधकर छत के छड़ के सहारे मजबूती से बांध देता है। सुबह सुबह, सुमन, तू बोतल में पार्लर का डिजाइन तैयार कर और सौरभ, तू मार्केट से कारपेंटर को लेकर आ। मैं कुछ पैसों का इंतजाम करके आती हूँ। थोड़ी देर बाद कारपेंटर आ चुका था। सपना घोष पैसे का इंतजाम कर ली थी। काम जोरों पर लगा था। एक सप्ताह की कड़ी मशक्कत के बाद आज नदी किनारे प्लास्टिक बोतल पार्लर की ओपनिंग थी। आंटी, फीता आप काटेंगी? ज्वेलरी कहाँ है आपकी? अब हम बुढ़ी हो गए, ज्वेलरी क्या पहनना। अब मैं समझ गई आंटी कि पैसे कहाँ से आए। मेरी पार्लर की पहले 6 महीने की कमाई से आपकी ज्वेलरी बनेगी। चल, अब रोना बंद कर और पार्लर चल। आंटी, प्लास्टिक बोतल पार्लर को देखने के लिए मानो पूरी शहर नदी किनारे उमड़ आई है। चलो, जल्दी चलो। मीडिया वालों ने अलग परेशान कर रखा है। सारे चैनल पर एक ही चर्चा है, अनोखी प्लास्टिक बोतल पार्लर की, वो भी नदी में। तीनों मिलकर नदी किनारे प्लास्टिक बोतल पार्लर के पास जाते हैं और फीता काटकर ओपनिंग करते हैं। पहले दिन ही 5 लाख की कमाई होती है। सारा मटेरियल खत्म हो जाता है। अब पार्लर में 1 सप्ताह पहले ही नंबर लगता है। जल्द ही तीनों शहर के अमीरों में गिने जाने लगते हैं। भीखू एक गरीब मजदूर था। उसकी पत्नी राधा उसके साथ ही मजदूरी करती थी। उनका एक ही बेटा था, राजू। राजू गांव के स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ता था। एक दिन बारिश के समय में जब वो स्कूल पहुंचा तो सब बच्चे उसका टूटा फूटा छाता देखकर हंसने लगे। ये देखो, इसका छाता फटा पुराना छाता लेकर आने से अच्छा है स्कूल ही ना आता। सारा पानी तो इसके ऊपर ही गिर रहा है। बाकी बच्चे भी तालियां बजाकर हंसने लगे। राजू बहुत उदास होकर अपनी कक्षा में चला गया। दूसरे दिन, माँ, मैं कब से कह रहा हूँ मेरे लिए एक छाता मंगवा दो। अब देखो मैं कैसे स्कूल जाऊँ, बारिश शुरू हो गई है। देखो राजू, अभी तो जो छाता है उसी को लेकर स्कूल जाओ। अगले महीने छाता खरीद लेंगे। जानते तो हो, हम दोनों मजदूरी करके किसी तरह तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं। हमारी इतनी आमदनी नहीं है मेरे लाल कि हम हर साल नया छाता खरीदे।
राजू स्कूल जाने को तैयार हो गया था, पर अचानक से बारिश शुरू हो गई। राजू थोड़ी ही दूर गया था कि बारिश तेज हो गई और हवा चलने लगी। वो डर के मारे एक दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। दुकान तो बंद थी, पर उसके सामने पड़ी बेंच पर एक बुढ़िया करहा रही। लग रहा था उसका शरीर बुखार से तप रहा है। मुझे बहुत प्यास लगी है, 2 दिन से न कुछ खाया है न कुछ पिया है। बेटा 2 बूंद पानी पिला दो। राजू ने अपनी पानी की बोतल निकालकर उसको पानी पिलाया और अपने बैग से टिफिन का डिब्बा निकाल लिया। दादी, मेरे टिफिन में 2 रोटियां और अचार रखा है, इतने से तुम्हारी भूख मिट जाएगी क्या? बेटा डूबते को तिनके का सहारा ही भला, जो है दे दो। तुम क्या खाओगे? दादी, तुम्हें इस समय खाने की ज्यादा जरूरत है, मैं तो एक समय बिना खाए ही रह सकता हूँ। बुढ़िया ने झटपट दोनों रोटियां अचार से खा ली, फिर राजू की तरफ देखकर, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए थे? दादी, मैं तो बारिश से बचने के लिए आ गया था, मेरा छाता टूट गया है ना। ओहो, अच्छा, लो, ये मेरा छाता तुम ले लो और अपना छाता मुझे दे दो। ये बहुत ज्यादा रंग बिरंगा है, मैं बूढ़ी हूँ, ज्यादा आना जाना नहीं रहता। तुम्हें तो बहुत काम करने होते होंगे, है ना? हाँ दादी, सबसे बड़ा काम तो स्कूल जाने का ही है, फिर माँ बापू के साथ उनके कामों में हाथ बटाने खेत पर भी जाना होता है। ठीक है, ये छाता ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा। राजू छाता लेकर बाहर आ गया। वो जब स्कूल पहुंचा तो, अरे वाह राजू, छाता तो बहुत बढ़िया है। इतना रंग बिरंगा छाता कहाँ से लाए? अरे ये छाता जरूर ये चुरा कर लाया होगा, क्योंकि पिछले 4 सालों से इसके पास एक ही छाता है, काले रंग का भैंसे जैसा। चुप करो, शांत हो जाओ। सोहन, खड़े हो जाओ अपनी जगह पर और राजू को सॉरी बोलो। सॉरी राजू। फिर कक्षा में ठहाका गूंज उठा। राजू स्कूल की छुट्टी के बाद घर आने लगा तो सोहन के साथ के बहुत से बच्चे उसके रंग बिरंगे छाते की तरफ ललचाई नजरों से देखने लगे। बारिश फिर से शुरू हो गई। राजू ने अपना छाता खोल लिया। देखते ही देखते उसका छाता बहुत बड़ा हो गया। राजू, हमें भी अपने छाता में ले लो, हम आ जाए क्या? आ जाओ। सब बच्चे उसके छाते के नीचे आ गए। सोहन अकेले अकेले अपने छाते में जा रहा था। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी और सोहन का छाता उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गया। राजू, मुझे भी अपने छाते में ले लो। राजू को तो कोई ऐतराज नहीं था, पर बाकी बच्चों ने सोहन को छाता के नीचे आने से मना कर दिया था। नहीं सोहन, तुम इस छाते के नीचे नहीं आ सकते, तुम बहुत मोटे हो। सोहन को बहुत गुस्सा आया। वो दौड़ कर आया और उसने छाता राजू के हाथ से छीन लिया। सोहन थोड़ी ही दूर गया था कि छाता उसके हाथ से छूटकर राजू के हाथ में आ गया। फिर सभी बच्चे ने हंसना शुरू कर दिया। सोहन फिर राजू की तरफ झपटा, पर छाते में 2 हाथ निकल कर आए और सोहन को धक्का देकर कीचड़ में गिरा दिया। बच्चे फिर हंसने लगे। बचाओ बचाओ, राजू के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब तक बारिश भी खत्म हो गई थी और सब घर आ गए थे। सब लोग अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। सोहन गुस्से में भरा हुआ अपने घर पहुंचा तो अपनी माँ से, क्यों, तुम्हारे पास तो नया छाता है? हाँ, पर वो जादुई थोड़ी ही है, उसका छाता तो जादुई है। मुझे वही छाता चाहिए, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अच्छा, तेरे पिताजी आएंगे तो उनके साथ जाकर राजू का छाता ले आना। शाम को जब सोहन के पिताजी श्यामलाल आए तो, देखो जी, मेरा सोहन कब से छाता लेने की जिद कर रहा है। उसे वैसा ही छाता दिलवा दो जैसे उस मजदूर के बेटे राजू के पास है। मुझे भी वही छाता चाहिए जो राजू के पास है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी किसी को भेजकर छाता मंगवा लूंगा। नहीं नहीं पिताजी, वो और किसी को छाता नहीं देगा, आपको ही उसके घर जाना पड़ेगा और मैं भी आपके साथ चलूंगा। मुझे उस कमबख्त राजू को रोते हुए देखकर बहुत मजा आएगा। तुम्हें क्या हो गया है सोहन, तुम्हारी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है?
सुनो जी, मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बड़ी मुश्किल से तो भगवान ने हमें इतने सालों बाद एक बेटा दिया है। वो जो कहता है उसे जाकर तुरंत पूरा करो, वरना मैं सोहन को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। श्यामलाल को राजू के पास मजबूरी में जाना पड़ा। राजू के घर जाकर अरे भाई दरवाजा खोलो। राजू के पिता ने दरवाजा खोला तो सामने श्यामलाल को देखकर, अरे बाबूजी, आपने मुझे बुला लिया होता तो मैं ही आ गया होता। आपने गरीब के घर आने का कष्ट क्यों किया? अरे नहीं भाई, काम कुछ ऐसा था कि मुझे ही आना पड़ा। सुना है तुम्हारे बेटे के पास कोई अद्भुत छाता है जिसके नीचे सारे स्कूल के बच्चे बिना भीगे घर आ गए। जरा हम भी तो देखें कि वह कैसा छाता है। सोहन अपने पिताजी के पीछे खड़ा होकर कुटिल मुस्कान से मुस्कुरा रहा था। मालिक, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी राजू को बुलाकर पूछता हूँ। राजू, ओ राजू, जरा इधर आना बेटा। क्या हुआ पिताजी? उसने जैसे ही सोहन के पिताजी को देखा, उन्हें नमस्त किया। सोहन की तरफ एक उचटती नजर डाली। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? तुम्हारे पास कौन सा छाता है भाई, और कहाँ से मिला तुम्हें? राजू ने अपने पिता के कान में छाते के बारे में सारी बातें बता दी। ओ, तो ये बात है। देखो बेटा राजू, मुझे लगता है ये लोग ये छाता ही लेने आए हैं। हम ठहरे मजदूर, हम इन्हें इनकार भी नहीं कर सकते। पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे वही करिए। हाँ, तो बताइए हम क्या कर सकते हैं? देखो, तुम्हारे बेटे का छाता मुझे चाहिए। ऐसा क्या खूबी है इस छाते में मालिक? अरे मैंने सुना है कि राजू का छाता बहुत बड़ा है। मेरे खलिहान का सारा अनाज पानी में बह रहा है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे छाते के नीचे मेरा खलिहान सुरक्षित रहेगा। इसीलिए तुम्हें कोई एतराज ना हो तो अपने बेटे से मांगकर वो छाता हमें दे दो। मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात। उसके लिए तो आप अपने खलिहान को तिरपाल से भी ढकवा सकते हैं। देखा पिताजी, मैं ना कहता था कि ये लोग हमें कभी छाता देने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमारा छाता अवश्य ले जाइए, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। राजू ने छाता लाकर सोहन को थमा दिया। देखा बच्चू, सारी हेकड़ी निकाल ली मैंने तुम्हारी। तब तक छाता उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और उछल उछल कर सोहन की पिटाई करने लगा। मुझे कोई बचाओ, पिताजी मुझे चोट लग रही है, मेरी जान बचा लो। अरे मैं क्या करूं? जो करना है राजू को ही करना पड़ेगा, उसी का छाता है ये। सोहन, तुम्हारी हेंकड़ी निकल गई हो तो मैं कुछ कहूँ? बचा लो मेरे भाई, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। आज से तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। हे मेरे जादुई छाते, रुक जा। राजू के इतना कहते ही छाता रुक गया और राजू के पास आ गया। सोहन अपने पिता का हाथ पकड़कर, पिताजी जल्दी चलिए घर, मुझे छाता नहीं चाहिए। इस छाते पर सिर्फ राजू का अधिकार है। श्यामलाल मुस्कुराकर उसके साथ चल दिए। उन्हें पता था कि उनका बिगड़ता बेटा जादुई छत की मार खाकर सही रास्ते पर आ गया। राजू को छाते ने धन दौलत से भरकर उनके परिवार को खुशियों से भर दिया था।